उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत एक बार फिर से सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर से हरीश रावत पर भरोसा जताया है और करीब करीब साफ कर दिया है कि हरदा के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष और अधिकांश कमेटियों में हरीश रावत का ही दबदबा नजर आया, जिसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अब हरीश रावत के मजबूत होने से पार्टी की कलह पर लगाम लगेगी? क्या हरीश रावत कांग्रेस को 2022 में राजगद्दी दिला पाएंगे? करीब महीने भर तक मंथन के बाद फाइनली कांग्रेस के घड़े से हरीश रावत के रूप में अमृत निकला। हरीश रावत को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और जो हरदा लंबे समय से सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे थे, उन्हें ही एक तरह से सीएम का चेहरा बना दिया। इतना ही नहीं, हरीश रावत के करीबी गणेश गोदियाल को न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बल्कि हरदा के ही करीबी प्रोफेसर जीतराम और तिलकराज बेहड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कैंपेन कमेटी जैसे मजबूत प्लेटफॉर्म में हरदा के बेहद करीबी प्रदीप टमटा को उपाध्यक्ष बनाया गया, तो दिनेश अग्रवाल को संयोजक बना दिया और भी कई कमेटियों में हरदा का ही बोलबाला रहा। कुल मिलाकर हरीश रावत राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में एक बार फिर स्थापित हो गए। ऐसे में सवाल ये है कि हरदा का कद बढ़ा, हाथ बढ़ेगा क्या? अनुभवी चेहरे से कांग्रेस तोड़ेगी चक्रव्यूह, हरदा की विजय से थम जाएगी कलह, क्या रावत दिलाएंगे राजगद्दी? और उत्तराखंड कांग्रेस में हुए इस बदलाव से उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ बदलाव आएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता है सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं नीरज कोहली जी, वो भी जुड़ गए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। धस्माना जी, पहला सवाल आपसे है, क्या जब पंजाब में ये फॉर्मूला सुझाया गया तो इस नियत के साथ कि बाय वन गेट वन फ्री होगा, यानी कि उत्तराखंड में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा? ठीक है, धस्माना जी से ये सवाल पूछेंगे हम, लेकिन सुरेश जोशी जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के जब उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव किया गया तो बंशीधर भगत साहब बोले कि ये उनका अपना मामला है, वो एक बनाए 10 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, हर बूथ पर तो बीजेपी मजबूत है। लेकिन क्या नहीं लगता है कि हरीश रावत का इस तरह एक बार फिर ताकतवर होकर उभरना बीजेपी के नई चुनौतियां पेश कर सकता है? देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के न तो कोई नए चेहरे हैं, न ऐसा कोई विषय मुझे सामने लगता है कि भाई अगर हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें, 20 साल उत्तराखंड बने हो गए और उत्तर प्रदेश के समय से भी हम बात करते हैं तो हरीश रावत जी तो 1980 में सांसद बन गए थे। तब से हरीश रावत जी के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार मुकाबला कर रही है। आप सांसद के रूप में देखेंगे तो हरीश रावत जी को हम लोगों ने 5 बार पराजित किया। अगर विधानसभा के रूप में देखेंगे तो 2 बार वो विधानसभा में भी पराजित हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत जी को या उनकी टीम को कोई नया चेहरा नहीं मानती है, वो तो सारे ही पुराने चेहरे हैं। हाँ, कांग्रेस के लिए हो सकता है कि वो नए चेहरे हों, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कैसे नए चेहरे होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाल चुके, भारत सरकार में मंत्री रह चुके, राज्यसभा सांसद रह चुके, लोकसभा सांसद रह चुके और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई हरीश रावत के नाम से कोई करिश्मा प्रदेश के अंदर होने वाला है। ठीक है भाई, कांग्रेस की अपना विषय है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसे समय में जब आप एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं, विपक्ष आपको ये कहकर घेर रहा है कि भाई आप तो एक स्थायी सरकार, एक स्थायी मुख्यमंत्री प्रदेश को नहीं दे पाए, तो क्या ऐसे में चुनौतियां ज्यादा नहीं हो जाती हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जितने चुनाव अभी तक 2017 के बाद इस प्रदेश में हुए, हमने सारे चुनाव जीते हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका के हो, महापालिका के हो, पंचायतों के चुनाव। तो इसलिए अब जो 22 का चुनाव है उस पर पता चलेगा कि एंटी कंपेंसी है या नहीं। आज हम कैसे कह सकते हैं एंटी कंपेंसी है? अगर कुछ राजनीतिक दल के लोग अगर सड़कों में ये बोले कि एंटी कंपेंसी है, जो ना बूथ पे जाते हैं, ना कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, ना कहीं मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर कहीं उनका कोई जनाधार या कहीं उनकी एक्टिविटीज दिखती नहीं है। सिर्फ लेकिन सुरेश जोशी जी, आपने खुद कहा कि 1980 में सांसद बन गए थे हरीश रावत, और आपके जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी 2 बार के विधायक हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे? सियासत के जानकार तो हैं ही हरदा ना।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर धामी जी को जो प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में उनको कमान सौंपी है, निश्चित तौर पर एक युवा हैं, उनका एक नया विजन है, उनके एक नई विल पावर है, उनको पे कार्य करने की क्षमता है और यूथ के बीच में उन्होंने पहले भी चाहे एबीपी के रूप में हो, भारतीय जनता युवा मोर्चे के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, एक ने अनेकों काम किए हैं और आज जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद भी लगातार ठीक है, सूर्यकांत धस्माना साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। सूर्यकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सूर्यकांत जी, हरीश रावत का कद बड़ा है, हरीश रावत के अपने काफी मजबूत हो गए हैं, लेकिन इसे किसी भी तरह से चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं जोशी जी, यानी कि बीजेपी। देखिए, हरीश रावत जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है और पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस संसदीय तजुर्बे में इसमें दावा करता है। कोई सूर्य को कह दे कि साहब सूर्य तो बहुत छोटा है, दिए से ज्यादा छोटा है, तो उसको उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि केवल हरीश रावत नहीं, पूरे हरीश रावत जी हमारे तमाम नेता, जितनी हमारी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है प्रदेश की, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष हों, हमारे जो नई टीम बनाई है हमारे सोनिया जी ने, राहुल जी ने, वो पूरी टीम के लोग हों, कलेक्टिवली कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदेश के अंदर जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रही है, आपको मैं निश्चित तौर पर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता क्यों कहेगा जो चुनौती मानते हैं, वो क्यों कहेगा कि हम जाहिर सी बात है, लेकिन जिस कलेक्टिवनेस की आप बात करें धस्माना जी, एक सवाल सुन लीजिए मेरा, जिस कलेक्टिवनेस की आप बात कर रहे हैं, हरीश रावत के चेहरे पर तो कई आपके ही अपने लोग हैं पार्टी के अंदर जो मानने को तैयार नहीं है उन्हें। नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं वो आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि पार्टी इस चुनाव को कलेक्टिवली लड़ रही है, कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ रही है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है। हरीश रावत हमारे सबसे सीनियर लीडर है, वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जो कल तक अध्यक्ष थे, आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। गणेश गोदियाल जो हमारे नए अध्यक्ष हैं, उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए। ये पूरी जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है और इसके अलावा तमाम हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये एकता कितना काम रंग दिखाती है उस पर बात करूंगी मैं आपसे। रविंद्र जुगरान साहब, कांग्रेस के पास ये एक नई ताकत के रूप में ये पूरी जो टीम है वो बनाई गई है और बीजेपी के पास सत्ता तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी इन दोनों ही चुनौतियों का किस तरह से सामना करेगी, किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी? देखिए, एक तरफ तो 20 वर्ष में 10-10 साल दोनों पार्टीज ने शासन किया है और 20 वर्षों में ये निकल के आया है कि अपोजिशन और रूलिंग वाले मिलके सरकार चलाते रहे हैं। रिजल्ट इसका परिणाम ये आया कि आज तक दोनों सरकारों में जितने भी बड़े घोटाले, करप्शन, अनियमितताएं हुई हैं वो ठंडे बस्तों में जाती रही। कोई भी गवर्नमेंट आने के बाद उसने अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट पे जो आरोप लगाए थे उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन 20 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में और मूलभूत सुविधाओं के मामले में ये पहाड़ ठगा सा गया है, उत्तराखंड पीछे गया है। बेरोजगारी का आलम है कि इस समय 4.5 साल के इस सरकार के कार्यकाल में -22% निकल रही है। तो आप ये देखिए कि इस प्रदेश को पिछले 15-16 सालों से एक तीसरे विकल्प की दरकार थी, तो आज वो सामने आया है। इनकी गलतियों के कारण भी लोग चुनने का लोगों को मौका मिलेगा। फिर आम आदमी पार्टी का अपना स्ट्रेटजी है, अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, अपना कमिटमेंट है, अपना उत्तराखंड के लिए एक विजन है, अपना दिल्ली में काम करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो निश्चित रूप में ये सब चीजें जो परिवर्तन की पार्टी यूकेटी होकर भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। रविंद्र जुगरान साहब, दिल्ली के एक्सपीरियंस को दिखाकर पहाड़ में क्या नया करिश्मा कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज कोहली जी, पंजाब के फॉर्मूले को उत्तराखंड में अपनाया गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई, लेकिन क्या इससे नफा, क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें अपर्णा कि इस कांग्रेस की जो मिशन 2022 के लिए जो नई टीम बनी है उसको देख के लगता है
कि देर आए दुरुस्त आए। मतलब कांग्रेस आला कमान ने क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ जातीय संतुलन भी इसमें साधा है इस टीम में। और दूसरी बात है कि खेमेबाजी पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं वो भी इसके पीछे का एक बड़ा कारण है। ये टीम तो मजबूत दिखती है और बड़ी संतुलित टीम दिखती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कांग्रेसी मनभेद और आपसी जो मनमुटाव है उसको भुलाकर क्या आला कमान के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरेंगे? क्या ये टीम जो है 2022 में जो मजबूत बीजेपी के साथ जो उसको चुनौती देने जा रही है, क्या ये एकता के साथ लड़ेंगे, एकजुटता के साथ लड़ेंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है। और वैसे ही ये टीम जो है बहुत संतुलित है और बहुत मजबूत दिखाई देती है। बैलेंस टीम नीरज कोहली जी आप इसे बता रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब में जिस तरीके से जो सिर्फ टब्बल होने वाली थी उसको हरीश रावत ने अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से सुलझाया, क्या उसके बतौर इनाम इसे दिया गया? उन्हें उत्तराखंड में एक बार फिर पोस्टर बॉय बनाया गया? नहीं अपर्णा, देखें कि एक बात मानने की है कि उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत जो हैं वो अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं और सबसे सर्वमान्य हैं गढ़वाल और कुमाऊं में। उनका वजूद का और उनका कद जो है बड़े नेताओं में है। कांग्रेस के कहें तो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर्स में हैं वो। और यही कारण है कि आप देखें कि 2017 में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई कि 70 से 11 पर सिमट गए। हरीश रावत खुद 2 जगह से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी आला कमान ने उनके वजूद को बढ़ाया। पहले उनको आसाम का प्रभार दिया, फिर उसके बाद उनको पंजाब का प्रभार दिया और AICC में जो है जनरल सेक्रेटरी भी बनाया। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि आला कमान की दृष्टि में हरीश रावत की क्या अहमियत है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर 2022 के चुनाव में जो है चुनाव कैंपेनिंग कमेटी का जो उनको चेयरमैन बनाया गया या जो PCC अध्यक्ष भी बनाए गए उनके मनपसंद के, और उनकी टीम में काफ़ी लोगों को जो है तरजीह दी गई। हालांकि जो प्रीतम सिंह हैं उनके लोगों को भी इस टीम में काफी तवज्जो दी गई है। मैं यही कह रहा हूं कि टीम जो है बड़ी एक अपनी तरफ से आला कमान ने एक बड़ी संतुलित टीम दी है। सवाल यह है कि ये संतुलित टीम क्या आला कमान की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। धस्माना जी, सूर्यकांत धस्माना जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि गढ़वाल में 41 सीटें हैं, कुमाऊं में 29 सीटें हैं। हरदा ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साबित या कह सकते हैं कि आला कमान ने जो बनाया है गढ़वाल के समीकरण को साधने की कोशिश की गई। तो क्या कहीं ना कहीं हरीश रावत गुट का ये विश्वास है कि कुमाऊं तो हम देख लेंगे, जो डैमेज होना है वो गढ़वाल के अंदर होना है, इसलिए इसे कंट्रोल किया गया? नहीं अपर्णा, सवाल गढ़वाल और कुमाऊं का नहीं है। देखिए प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक लगातार जो स्थितियां बनी है, लगातार जो इस प्रदेश के अंदर लोगों को ठगा गया है, पूरे 4.5 साल में आप अगर बेरोजगारी से लेकर के, महंगाई से लेकर के, राज्य में किसानों की आत्महत्या से लेकर के, राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसको लेकर के जो स्थितियां बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसा वातावरण है। गढ़वाल, कुमाऊं, तराई इसका मतलब नहीं है। महंगाई अगर है तो चमोली के व्यक्ति के लिए भी है, पिथौरागढ़ के व्यक्ति के लिए भी है और उधमसिंह नगर और देहरादून के व्यक्ति के लिए भी है। बेरोजगारी जो 10.99%, जब हम सरकार छोड़ के गए थे उस समय 1.64% यहाँ पर बेरोजगारी दर थी, लेकिन आज राज्य में 6 गुना बेरोजगारी हो गई। तो बेरोजगार तो कुमाऊं का लड़का भी है, गढ़वाल का लड़का भी है और तराई का लड़का भी है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर जो इस समय वातावरण है वो बदलाव का वातावरण है। और एक बात में बड़ी इंपॉर्टेंट जो नीरज कोहली जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये संतुलित टीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जनता का दबाव है कांग्रेस के ऊपर कि हम सब लोग संगठित होकर के जनता को इस जन विरोधी सरकार से मुक्ति दिलाएं। अच्छा, एक सवाल उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी सुरेश जोशी जी के पास। क्या जो गणेश गोदिया ने तो बता दें कि सर्वमान्य नेता है हरीश रावत, लेकिन एक CM फेस के तौर पर उनके नाम की जो पूरी अनाउंसमेंट है, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, वो कब तक हो जाएगी? देखिए कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार लोगों ने, चाहे हमारे प्रभारी हो, तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कांग्रेस इस फॉर्मूले में कभी नहीं चलती। हरीश रावत अपने आप बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन हरीश रावत तो डिमांड कर रहे हैं ना ये कि अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो पहले से ही कर रहे हैं सर। हरीश रावत जी ने इस बात को पार्टी के सामने रखा था, जिसके बाद पार्टी ने स्पष्ट किया है। और आपने कहना चाहता हूं ये विषय ठीक है, विवाद का विषय नहीं है।
हम लोग तय कर लेंगे, इसकी चिंता मत करिए। हमने जब 5-5, 6-6 जोशी जी, दावेदार थे, वहां तो कल है हमने थाम ली है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आपके लिए राह आसान नहीं दिखती 2022 की। आपकी आवाज अपर्णा जी कम आ रही, कट रही है। सुरेश जोशी जी, 2022 की राह आपकी पार्टी के लिए आसान नहीं लग रही है। आप एक बार जरा रिपीट करवाइए प्रश्न को। 2022 के लिए बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्या पार्टी की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, मैंने दसवाना जी को भी सुना, नलिन जी को भी सुना, दोनों कमावे से एक ही बात को कह रहे थे। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो टीम आज बनी है उस टीम में नया कुछ भी नहीं है। जितने भी चेहरे हैं, चाहे वो तिलकराज बेड़ हैं, आपके प्रीतम सिंह जी हैं, या उसमें प्रदीप टमटा जी हैं, या जीतराम जी हैं, ये सारे पुराने चेहरे हैं। इसको कांग्रेस एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार ट्राई कर चुकी है, और दर्जनों बार ट्राई कर करके उसमें से जो है कि कई बार जो है उसको हार का सामना भी देखना पड़ रहा है। अब जिस हरीश रावत जी की इतनी प्रशंसा अभी हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वही हरीश रावत हैं जिनको जनता ने लोकसभा में 5 बार जो है पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। हरिद्वार को हम जोड़ें तो 6 बार उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। खंडूड़ी जी भी थे ना विधानसभा के अंदर भी वो दो जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसलिए अगर कांग्रेस इस गलतफहमी में आज भी है कि हरीश रावत जी के चेहरे के नाम पर हम कांग्रेस को एकजुट कर लेंगे या कांग्रेस का एक परिवार बना करके चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं भी जनता के मन में आज न हरीश रावत जी है न कांग्रेस है। आज जनता जो है कि एक नए उत्तराखंड को लेकर के चल रही है। जहां तक देखिए आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, वो बार बार भ्रष्टाचार की बात दसवाना जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, हमसे जवाब ले लेते हैं। दसवाना जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जिस पार्टी के 11 विधायक, जय पराजय जीवन का हिस्सा है। बड़े बड़े नेता अटल जी से लेकर के और बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। खंडूरी है जरूरी का नारा इन्होंने दिया, बेचारे खंडूरी जी चुनाव हार गए। इसलिए हार जीत के ऊपर मैं समझता हूँ इस बात पर निर्भर नहीं करता। इस समय राज्य की जनता जो त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, जो बेरोजगारी से त्रस्त नौजवान है, जो इस राज्य में महंगाई ने कमर तोड़ रखी, आपको पता है वरना इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में जो महंगाई दर है वो राष्ट्रीय महंगाई दर से ज्यादा है। ठीक है, जो हमारा, तो इसलिए जनता चाहती है और मुक्ति चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से एकजुट होकर के जनता, बिल्कुल। जोशी जी जवाब ले लेते हैं उनसे, और जोशी जी जवाब दीजिए, इसके बाद नीरज कोहली जी का रुख करूंगी मैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जहां तक जिन प्रश्नों को लेकर के दसवाना जी वार्ता कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बेरोजगारी की बता दूं। हरीश रावत जी ने 2 दिन पहले कहा कि उत्तराखंड में 23.2 बेरोजगारी दर है। अभी आपने 10% कहा, लेकिन लेटेस्ट जो बेरोजगारी के उत्तराखंड के आंकड़े हैं, जो आप अभी गूगल करके देख लें, वो 4.8 के आंकड़े हैं। तो इसलिए जो है कि कांग्रेस क्या बोल रही है, किस तरह से गुमराह कर रही है, सब आपके सामने है। जहां तक ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, उत्तराखंड में कोई त्रस्त नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कुछ नेता जरूर त्रस्त हैं, जिनको लग रहा है उनकी जमीन खिसक रही है। जो बंदरबांट कर करके उत्तराखंड को चलाना चाहते थे वो उनके हाथ से खिसक रहा है, इसलिए वो लोग। रविंद्र जुगरान जी, अपर्णा सर बहुत कम वक्त रह गया सर, 2 और गेस्ट भी मेरे साथ हैं। रविंद्र जुगरान जी, अपर्णा जी, जिस उद्देश्य से इस राज्य के लिए संघर्ष शहादतें हुई और राज्य की निर्माण की जो मूल अवधारणा है बस है, 10-10 साल का कुशासन और करप्शन उत्तराखंड की जनता ने झेला है। पहाड़ बहुत पीछे चला गया है। जिस पहाड़ के लिए संघर्ष और शहादतें हुई, लोगों में चेंज, परिवर्तन, कुछ नया होने का आगाज है, तो ऐसी संभावनाएं लोग तलाश रहे हैं कि कोई क्या तीसरा विकल्प हमारे सामने, एक मजबूत, सशक्त, विजनरी, टेस्टेड और ट्राइड वो हमारे सामने आए, तो लोग इस तलाश में हैं। क्या प्लान है आपके पास हमारे लिए यही अवसर है। आम आदमी पार्टी के पास देखिए, प्लान यही है कि हम राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप अपने कामों को करें, अपनी घोषणाओं को, अपने घोषणा पत्र को बनाएं। जो दिल्ली में गवर्नमेंट ने एक ईमानदार सरकार दी है, घोषणा पत्र तो हर कोई बनाता है, नहीं, दिल्ली, उत्तराखंड अगर त्रस्त है 20 साल से, तो भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और दिल्ली के अंदर 12 साल से, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार
एक दिल्ली के भ्रष्टाचार नेताओं को आप ले मुक्त जाएंगे वहां शासन रोड दे शो रही करवाने है। के लिए। उत्तराखंड में कौन नेता होंगे आपके पास? अरे उत्तराखंड में बहुत नेता हैं, कार्यकर्ता नेता हैं, और नेताओं की कमी नहीं है। आप देखेंगे जैसे जैसे आपने भी समय निकट अपने घर के आएगा दरवाजे कुनबा खोले बढ़ते हुए चले हैं। जाएगा। रविंद्र मैं जुगरान उत्तर जी, दूं। निश्चित अच्छे लोगों के लिए घर के दरवाजे हैं, ठीक है, खुले हुए हैं। ठीक है। जो नीरज साफ कोहली जी, एक सुथरे आखिरी सवाल लोग मैं आपसे हैं, यहाँ पर लूंगी, उनके बहुत लिए कम समय दरवाजे रह गए सर खुले मेरे हैं। पास। जो क्लैरिटी, जो बैलेंस की आप बात कर रहे थे कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर, अब क्या एक क्लैरिटी भी आएगी कार्यकर्ताओं के बीच में, और ये क्लैरिटी बागियों को रोक पाएगी? किस अपर्णा, मेरे से सवाल किया आपने? जी जी नीरज जी, आपसे ही सवाल है मेरा। अपर्णा, मैंने शुरुआत में, हाँ, मैं एक जो आला कमान ने जो टीम दी है वो बड़ी बैलेंस टीम दिखती है वर्तमान परिदृश्य में देखें, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मनभेद और अंतर मनमुटाव को भुलाकर ये टीम आगे काम करेगी, एकजुटता से काम करेगी? सवाल ये है चुनाव में, क्योंकि बीजेपी की जो मजबूती है वो कांग्रेस की कमजोरी है, ये समझो। कांग्रेस कमजोर है इसलिए बीजेपी मजबूत है। पिछले 21 वर्षों में जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल यहां रहा है उससे लोग काफी खिन्न हैं, और खासतौर के बीजेपी से। आप ये देखिए कि 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, मतलब आपको प्रचंड बहुमत की सरकार मिल रही है और उसके बावजूद भी आप स्थिर सरकार और स्थायी मुख्यमंत्री देने में आप विफल रहे हैं। तो माहौल तो इस तरह का है, लेकिन आप विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी बुना पाएगा। तो ये अब कांग्रेस को देखना है कि बहुत अच्छे शब्दों में आपने इस पूरी बहस को मजबूती से समाप्त कर दिया है आगे कि बढ़ के मतभेद तो दूर कामयाबी कर हासिल लिए करनी गए है। हैं, लेकिन मनभेद दूर कर किए जाएंगे नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आपसे जुड़ने के लिए। और बड़ा सवाल यही है कि मतभेद दूर हो चुके हैं, मनभेद कांग्रेस दूर कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जो बीजेपी की ताकत है वही कांग्रेस की मजबूरी है। जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट नीरज कोहली ने इस पूरी बात को समाप्त किया है। तो इसके साथ फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें जारी हैं।